हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सदिशों के त्रिविमीय वियोजन पर। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने सदिशों का द्विविमीय वियोजन करा था। द्विविमीय का मतलब क्या था? दो अक्ष होती थी, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, कोई सी भी दो होंगी, एक्स वाई हो सकती है, एक्स जेड हो सकती है, जेड वाई हो सकती है, कोई सी भी दो अक्ष होंगी अपने पास, ठीक है। जिसमें अपन लोगों ने इस तरीके से सदिश ए लिया था और ये एंगल अपन लोगों ने कितना माना था? थीटा। तो अपन लोगों ने मान लिया था कि इसका इधर वाला घटक ए वाई आएगा, इधर वाला घटक कितना आएगा? इधर सॉरी ए एक्स आएगा, इधर ए वाई आएगा। और फिर अपन लोगों ने कहा जिस अक्ष के साथ कोण बनता है उसके साथ कॉस जाता है, इसलिए अपन डायरेक्ट लिख देते हैं ए कॉस थीटा। और जिस अक्ष के साथ कोई कोण नहीं बनता उसके साथ कौन चला जाता है? ए साइन थीटा। इसको अपन ने क्षैतिज घटक बोला था, इसको अपन ने ऊर्ध्वाधर घटक बोला था। मतलब यहाँ पे एक सदिश के अपन केवल दो बार वियोजन करते थे, मतलब दो वियोजन कर रहे थे, एक लेटी अक्ष पर, एक खड़ी अक्ष पर। आगे बात सुने। अब अपन जो करेंगे अपन करेंगे त्रिविमीय वियोजन। मतलब मेरे पास कोई एक सदिश होगा, उसके मेरे को क्या करने एक तरीके से अब तीन घटक लेने हैं। आगे बात समझ में, मतलब x भी होगा, y भी होगा और साथ में कौन होगा? z अक्ष भी होगी। अब देखना आप लोग किस तरीके से अपन बात करते हैं इस पे, ठीक है। तो देखना आप लोग, ये हो गई s अक्ष, ये हो गई y अक्ष, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से देखना बेटा। ये आप लोगों के पास हो गई s अक्ष, ये हो गई y अक्ष। अब z अक्ष, z अक्ष हमेशा भार की तरफ होती है ऐसे, तो ये हो गई s अक्ष, y अक्ष और z अक्ष किधर की तरफ है? भार की तरफ है, इस तरीके से भार। लेकिन ये तो मैं बना नहीं सकता, इसलिए मैं इसको अब z अक्ष जो बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना, ऐसे ही है, लेकिन अपन इसको इधर की तरफ शो कर देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। और ये हो गई अपने पास z अक्ष, ऐसे भार। आगे बस में अब जो सदिश ए पहले इसी तरीके से यहां पर होता था, बोर्ड पर ही होता था इधर की तरफ। अब वो सदिश जो अपने पास पहले ऐसा होता था, अब वो ऐसा नहीं है। बहुत ध्यान से देखना, ये तो z अक्ष होगी ना, इधर x y और z इधर बाहर होगी। अब जो सदिश ए है वो इस तरीके से बाहर है, देखना आप लोग, इस तरीके से बाहर, मतलब इधर कहीं जा रहा है, इधर जा रहा है, या फिर ऐसे मान लो इधर, ऐसे मान लो कि इधर कहीं जा रहा है। तो ये तो गई s अक्ष, ये हो गई y अक्ष और ये हो गई z अक्ष, और सदिश ऐसे बाहर जा रहे हैं। अब मैं इसको भी नहीं बना सकता, तो मेरी मजबूरी है कि मेरे को इस सदिश को जिसे पहले बनाता था ना बिल्कुल ऐसे ही बनाना पड़ेगा। लेकिन ये सदिश ए इधर नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूं, ये सदिश ए इधर नहीं है। सदिश ए किधर की तरफ है? देखो ये जा रहा बाहर, ये जा रहा इधर की तरफ, ये जा रहा। अब आप देखना, ये सदिश ए इसके s अक्ष के साथ कोई ना कोई कोण बना रहा है, इसी तरीके से y अक्ष के साथ कोई ना कोई कोण बना रहा है, और इसी तरीके से z अक्ष के साथ कोई ना कोई कोण बना रहा है। बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो अपन लोगों ने मान लिया कि जो सदिश a है वो s अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है, y अक्ष के साथ बीटा कोण बना रहा है, और z अक्ष के साथ अपन लोग मान लेते हैं कि गामा कोण बन रहा है। तीनों जगह से अलग अलग बन रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन पे आप देखना, अब सदिश a का s अक्ष के विरुद्ध जो घटक आएगा वो क्या होगा? ax, y अक्ष के विरुद्ध जो घटक आएगा वो होगा ay, और z अक्ष के विरुद्ध जो घटक आएगा वो होगा आपके पास क्या? az। तो सदिश a के तीन घटक आएंगे, ax, ay, az। तो इसको प्रदर्शित करो। तो अगर मैं सदिश a को प्रदर्शित करूंगा तो ऐसे करूंगा ना, a वेक्टर इक्वल टू, कैसे लिखूंगा? ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? ठीक, इक्वेशन नंबर 1 ले दो। अब मेरे को कोई बोले कि इसका परिमाण लिखो, तो परिमाण लिखना तो अपन को बहुत अच्छे से आता है, या तो ऐसा लिख दो या फिर किसके बराबर लिख दो, डायरेक्ट a के बराबर लिख दो। तो ये कितना हो जाता है आप लोगों के पास? रूट में कितना हो जाएगा? ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। आगे बात समझ में आप लोगों को। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते। अब आप देखना, आपको पता है अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या बताया, जिस अक्ष के साथ कोण बनता है उसके साथ हमेशा कॉस जाता है, बोला था कि मतलब। अब यहाँ पे s अक्ष के साथ कितना कोण बन रहा है? अल्फा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a cos अल्फा। इसी तरीके से यहाँ पे y अक्ष के साथ कितना कोण बन रहा है? बीटा। तो y अक्ष के साथ बीटा कोण बन रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? a cos बीटा। अब सदिश a z अक्ष के साथ कितना कोण बन रहा है? गामा। तो यहाँ पे भी अक्ष के साथ कोण बन रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? a cos गामा। तो यहाँ पे मेरे पास ax की वैल्यू कितनी आ गई? ax की वैल्यू आ गई a cos अल्फा, ay की वैल्यू कितनी आ गई? a cos
बीटा और ए जेड की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास ए कॉस गामा। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक, अब आप देखना ए एक्स ए वाई ए जेड, तीनों की ए एक्स ए वाई ए जेड ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखो। तो आप लोगों के पास ए बराबर रूट में, अब देखना ए एक्स का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा ए कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस गामा का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ऐसी कंडीशन पे a इक्वल टू रूट में कितना आ जाएगा आपके पास, देखना a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर, स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है ना? अब a तीनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है ना? ठीक है ना? कॉमन ले लो इसको, कॉमन लोगे तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब देखो स्क्वायर है और रूट है, तो जब a स्क्वायर बाहर आएगा तो a बचेगा, तो आप लोगों के पास अब जो बचेगा वो बचेगा a इक्वल टू a बाहर आएगा और रूट में कितना बचेगा, रूट में बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। a से a कैंसिल हो गया, तो आप लोगों के पास 1 इक्वल टू रूट में कितना बचा, रूट में बचा आप लोगों के पास कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, दोनों तरफ वर्ग कर दो। अब एक का वर्ग तो 1 ही होगा और यहाँ पे जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि कॉस स्क्वायर अल्फा अगर मैं किसी सदिश a का त्रिविमीय में वियोजन करता हूँ, अगर मैं किसी सदिश a का त्रिविमीय में वियोजन करता हूँ तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का जो सम होगा, जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, हमेशा आप लोगों के पास 1 के इक्वल होगा। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को? इसी में अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखना अब आप लोग, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ये जो अब आप देखना a x इक्वल टू a cos अल्फा है ना, तो यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो cos अल्फा a नीचे चला जाएगा, तो cos अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ax अपॉन में a। इसी तरीके से cos बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos बीटा की वैल्यू हो जाएगी ay अपॉन में a, और cos गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos गामा की वैल्यू हो जाएगी az अपॉन में। तो अपन लोगों के पास जो cos अल्फा cos बीटा और जो अपने पास ये cos गामा होता है, इनको अपन क्या बोलते हैं एक तरीके से दिक्कोज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं एक तरीके से दिक्कोज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको अपन दिक्कोज्या। दिक्कोज्या क्यों? क्योंकि देखो ये था एस अक्ष और ये था आपके पास सदिश a और आपने यहां से एंगल अल्फा बताया, तो आपने ये तो बोलोगे कि जो आपके पास एस अक्ष से अल्फा पे चले जाओ तो आपको कौन मिल जाएगा, सदिश a मिल जाएगा। तो वही वाली बात यहां पर है। तो ये जो cos अल्फा बीटा गामा होता है एक तरीके से करके दिक्कोज्या मतलब दिशा के बारे में अपन को बोध करवाएंगे कि आप एस अक्ष से कितना चले जाओ, वाई अक्ष से कितना चले जाओ, जेड अक्ष से कितने पे चले जाओ तो आपको सदिश a मिल जाएगा। तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा अपन इसको आज से क्या बोलेंगे, दिक्कोज्या बोलेंगे। cos अल्फा एस अक्ष के अनुदिश है ना, एस अक्ष के अनुदिश, cos बीटा वाई अक्ष के अनुदिश और cos गामा जेड अक्ष के अनुदिश दिक्कोज्या है। तो मैं यहाँ पे तो बोल सकता हूँ कि दिक्कोज्याओं का वर्ग का जो योग होगा, दिक्कोज्याओं के वर्ग का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, हमेशा आप लोगों के पास 1 के बराबर होगा। आई पास में इसी में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो बार बार में मैं cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा लिखूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा कि अब cos अल्फा को किसके बराबर मान लूंगा, l के बराबर, cos बीटा को किसके बराबर मान लूंगा, m के बराबर, और cos गामा को किसके बराबर मान लूंगा, n के बराबर। तो ये इक्वेशन मेरे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो l है, l किसको प्रदर्शित करेगा, cos अल्फा को, m किसको प्रदर्शित करेगा, cos बीटा को, और n किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको प्रदर्शित करेगा, cos गामा को। तो अल्फा बीटा गामा आज से आप लोगों के पास क्या है, दिक्कोज्या। आगे बात समझ में आप लोगों को? ठीक, चलो तो देखना अब आप लोग, इस चीज को देखना अब आप लोग। तो आप लोगों के पास cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 आ गया। हो सकता है कोई स्टूडेंट मुझे बोले कि सर मुझे cos अच्छा नहीं लग रहा, आप तो इसको किसी और फॉर्म में लिखो, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर अल्फा प्लस
साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे पास में तो मैं cos की जगह sin भी लिख सकता हूं, लेकिन अब 1 की जगह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सर 2 कैसे हो गया तो देखना आप लोग, आप सबको पता होता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना जाएगी 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू यहां पर रखो सब, तो देखना 1 इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा की जगह कितना हो जाएगा 1 माइनस का sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा की जगह हो जाएगा 1 माइनस का sin स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस का sin स्क्वायर गामा। तो देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तीनों प्लस में तो इधर कितना जाएगा 3 माइनस। अब देखो माइनस माइनस माइनस, मैंने माइनस बाहर ले लिया तो अंदर कितना बचेगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा बचेगा कि नहीं बचेगा। अभी माइनस है तो इस माइनस को उधर ले जाओ, इक्वल के उधर ले जाओ तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो 1 उधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो 3 माइनस 1 कितना हुआ 2, तो ये हो गया 2, और ये उधर जाके प्लस में बदल जाएगा तो आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को? ठीक, देखो इसको एक बार जल्दी से, ठीक है बेटा। अब अपन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, एक प्रश्न करते हैं तो अपन को और अच्छे से समझ में आएगा। ये आपको दे रखा है सदिश a बराबर i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है तो ज्ञात कीजिए। पहला सदिश a का परिमाण, सदिश a का परिमाण, अब देखो परिमाण आपको निकालना आता है तो सदिश a का परिमाण, तो सदिश a का परिमाण ये तो होता है इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू जाएगा रूट में। आगे बस में आप देखो s अक्ष के अनुदिश घटक कितना है 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं जाएगा, वर्क कर देंगे सबका। तो आप लोगों के पास ये कितना जाएगा 1 प्लस 9 प्लस कितना हो गया 16 हो गया, तो ये कितना हो गया 25 प्लस 1 26, तो रूट में कितना आ जाएगा 26। सदिश a का परिमाण आप लोगों के पास कितना आ गया 26 आ गया। आगे बात समझ। दूसरा क्या कह रहा है वो आप लोगों के पास, दूसरा कह रहा है कि सदिश a का इकाई सदिश। अब सदिश a का इकाई सदिश क्या होता है a के, और a के बराबर कितना होता है a वेक्टर अपॉन में सदिश a का परिमाण होता है कितना, सदिश a बटे में सदिश a का परिमाण। अब सदिश a की वैल्यू आपको पता है ये कितना है i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और साथ में परिमाण, परिमाण अभी आप लोगों ने निकाला कितना आ गया रूट में 26 आ गया। आगे बात समझ में आप लोगों को, ये दो क्वेश्चन तो समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। इसमें आगे नेक्स्ट देखो, अब आपको क्या कहते हैं दिक्कोज्जय, देखना आपको दिक्कोज्जय। अब दिक्कोज्जय क्या होती है, दिक्कोज्जय एक तो होता है cos अल्फा, एक होता है cos बीटा और एक होता है cos गामा। और अभी अपन पढ़ गए cos अल्फा कितना होता है ax अपॉन में a। ax क्या होता है s अक्ष के अनुदिश सदिश a का परिमाण बटा सदिश a का परिमाण। cos बीटा क्या होगा ay अपॉन में a, y अक्ष के अनुदिश सदिश a का परिमाण बटा कुल परिमाण। इसी तरीके से z अक्ष के अनुदिश a का परिमाण बटा कुल परिमाण। तो आप देखना cos अल्फा, अब आप देखो a वेक्टर इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूं ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, तीन ही अक्ष होती है। अब देखो ax क्या होता है s अक्ष के अनुदिश घटक, ax मतलब s अक्ष का अनुदिश घटक कितना है 1, तो ax बराबर हो गया 1। इस तरीके से ay इक्वल टू कितना हो जाएगा, ay इक्वल टू हो जाएगा 3 और az इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तीनों की वैल्यू होगी, अब वैल्यू पुट करो यहां पे। तो cos अल्फा देखना आप लोग, cos अल्फा हो जाएगा ax कितना है 1 और सदिश a का परिमाण कितना है, तो अपन लोगों के पास याद करो रूट में 26 आएगा, तो हो गया 26। cos बीटा कितना हो जाएगा, cos बीटा हो जाएगा a कितना है 3 अपॉन में रूट में 26। इसी तरीके से cos गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 अपॉन में रूट में 26 हो जाएगा। आगे देखो जाए, अगर देखो x y और z अक्ष के अनुदिश घटक, अब जो सदिश a है उसका s अक्ष के अनुदिश घटक क्या होगा ax, और ax की वैल्यू आपको पता है 1। y अक्ष के अनुदिश सदिश a का घटक कितना होगा ay की वैल्यू कितनी है 3, और z अक्ष के अनुदिश सदिश का घटक कितना होगा az, और az की वैल्यू कितनी है 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व किया यहां पे, ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। आगे बस में अगला क्वेश्चन यही करना है आपको, सदिश a का परिमाण
इकाई सदिश, दिक्कोज्जय और x, y और z के अनुदिश घटक। ये मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मान लेते हैं यहाँ पे आप लोगों के पास p वेक्टर है और उसकी वैल्यू दे रखी है आपको i कैप प्लस j कैप प्लस √2 k कैप। तो अब आप लोगों को ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे a की जगह आ जाएगा p, यहाँ पर भी आ जाएगा p। जल्दी से करके बताओ, जल्दी से करके बताओ कितना आंसर आएगा। ठीक, तो पहले परिमाण, तो परिमाण कैसे निकालेंगे, तो सदिश p का परिमाण बराबर रूट में, अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो आप लोगों के पास रूट में कितना आ जाएगा 4। तो आपके पास सदिश p का परिमाण कितना आ गया 2 आ गया। हो गया पहला सदिश p का इकाई सदिश। इकाई सदिश का मतलब समझ गए ना आप लोग। इकाई सदिश का मतलब p के बराबर p वेक्टर अपॉन में सदिश p का, सदिश p बटा में सदिश p का परिमाण। सदिश p की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये i के प्लस j के प्लस √2 k के और बटे में कितना आ जाएगा 2। ये इकाई सदिश की वैल्यू हो गई। दिक्कोज्जय, दिक्कोज्जय निकालते हैं पहले cos अल्फा। cos अल्फा बराबर कितना आ जाएगा px अपॉन में p, है ना। तो आप देखना यहाँ पे px की वैल्यू कितनी है, px इक्वल टू 1, py इक्वल टू 1 और pz इक्वल टू कितना आ जाएगा √2। देखो px x अक्ष के अनुदिश घटक, py y अक्ष के अनुदिश घटक और pz z अक्ष के अनुदिश घटक। ये फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और थर्ड क्वेश्चन अभी आप देखना, तो px की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2। अब आपको ध्यान से देखना, तो cos अल्फा इक्वल टू 1/2 हो गया। अब cos अल्फा 1/2, अब cos की 1/2 कहां पर होता है cos, क्योंकि यहाँ पे cos तो यहाँ पे भी cos आना चाहिए, तो मैं इस तरह से लिख दूं cos अल्फा बराबर cos 60 डिग्री। अब चाहे 1/2 लिखो या cos 60 डिग्री लिखो, बात तो एक ही है, क्योंकि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब देखो cos से cos यहाँ पे अपन रिप्लेस करता हूं, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। आगे बात समझ में आप लोगों को, अल्फा क्या है, अल्फा क्या है सदिश p का, बहुत ध्यान से सुना, सदिश p का s अक्ष के साथ बनाया गया कोण। आगे बात समझ में, तो अल्फा तो है आपके पास सदिश p का s अक्ष के साथ बनाया गया कोण। इसी तरीके से cos बीटा, तो दिक्कोज्जय क्या है cos बीटा, कितना जाएगा py अपॉन में p। py की वैल्यू कितनी है 1, p की वैल्यू कितनी है 2, वही वापस 1/2, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं तो बीटा इक्वल टू भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 1/2 का 60 डिग्री होता है। इसी तरीके से cos गामा, cos गामा कितना जाएगा pz अपॉन में p, pz की वैल्यू कितनी है √2, तो हो जाएगा √2 अपॉन में 2, तो यहाँ पे 1 अपॉन में √2 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब आपको पता था कि √2 कहां पर होता है, ठीक है ना, तो इसको इधर देखना आप लोग। मैं cos गामा इक्वल टू cos 45 डिग्री लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि cos 45 क्या होती है 1 अपॉन में √2, तो चाहे 1 अपॉन में √2 लिखो या cos 45 डिग्री लिखो, बात है कि cos से cos को टाइम है, तो यहाँ पे गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास 45 डिग्री। तो अपन को कोण भी पता लगेगी, s अक्ष से सदिश p कितने डिग्री कोण पे मिलेगा 60 डिग्री पर, y अक्ष से सदिश p कितने डिग्री कोण पे मिलेगा 60 डिग्री कोण पे, और z अक्ष से सदिश p कितने डिग्री कोण पे मिलेगा 45 डिग्री के कोण पर। तो इसी तरीके से अपन को ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। आगे बात समझ में आप लोगों को, तो आज अपन लोगों ने सदिशों को क्या सीखा, त्रिविमीय वियोजन पर अपन लोगों ने क्या करी बेटा बात करी।